क्या इंडिया गठबंधन एनडीए की बी टीम है? क्या इंडिया गठबंधन में शामिल ज़्यादातर नेता और राजनीतिक दल कभी न कभी एनडीए के हिस्सा रहे हैं? क्या इंडिया गठबंधन में शामिल ज़्यादातर नेता और दल प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से एनडीए के ही सिंपैथाइजर हैं, एनडीए के एजेंडा को ही परोक्ष रूप से मजबूत करने में लगे हैं? क्या नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक व्यक्तित्व के सामने इंडिया गठबंधन में शामिल ज्यादातर नेता खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन के नेताओं का दिल्ली में एक दिन पहले जमावड़ा देखने को मिला था। लगभग 28 दल उस गठबंधन की चौथी बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन बैठक में न तो इंडिया के कन्वेनर का नाम तय हो पाया, न प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का चेहरा तय हो पाया, न इंडिया का आने वाले 2024 के चुनाव में क्या एजेंडा होगा पॉलिटिकल, क्या रोड मैप होगा, किस तरह से इंडिया गठबंधन एनडीए और नरेंद्र मोदी को चुनौती पेश करेगा, इस पर कोई ठोस चर्चा हो पाई और कोई रणनीति बन पाई। कुल मिला के बात इस बात पर हुई कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां सीटों का बंटवारा करें, अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में अपना प्रत्याशी उतारें और बीजेपी और नरेंद्र मोदी की तरफ से जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनका मुकाबला करें। दूसरा जो निर्णय सुनने को मिला और देखने को मिला आधिकारिक तौर पर, उसके मुताबिक 8 से 10 संयुक्त रैलियों के आयोजन का फैसला किया गया और ये तय किया गया कि पूरे देश में 2024 के पहले पहले इंडिया गठबंधन की तरफ से 8 से 10 ज्वाइंट रैलीज ऑर्गेनाइज की जाएंगी और उसमें नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, जो कथित रूप से देश के हित में नहीं है, जो गरीबों के हित में नहीं है, जो बेरोजगारी को बढ़ाने वाली हैं, उसके बारे में जनता को जागरूक किया जाएगा, आगाह किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई फौज, क्या कोई संगठन, क्या कोई हम कहें कि राजनीतिक गठबंधन बगैर किसी ठोस कार्य योजना के, बगैर किसी ठोस रोड मैप के, बगैर किसी ठोस एक्शन प्लान के नरेंद्र मोदी सरीखे एक मजबूत, कद्दावर, विश्वसनीय चेहरे को चुनौती देने में समर्थ रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से इंडिया गठबंधन में शामिल दलों और नेताओं का एनडीए के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति कितना लगाव है, उसकी चर्चा किया जाए और उस लगाव का कारण क्या है और क्या आधे मन से कोई लड़ाई जीती जा सकती है। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 लाइनें याद आ रही हैं। अटल जी जब विपक्ष की राजनीति करते थे तो एक बार नहीं, दर्जनों बार भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। अटल जी खुद कई बार चुनाव हारे थे, लेकिन वे अक्सर इस बात को कहते थे कि टूटे हुए तन और हारे हुए मन से कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अगर लड़ाई में कामयाबी हासिल करना है तो उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक कमिटमेंट होना चाहिए, एक मजबूत हौसला होना चाहिए और मजबूत और हेल्दी पर्सनालिटी होनी चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए। इंडिया गठबंधन
का अभी तक का जो प्रारूप है, इंडिया गठबंधन के नेताओं का अभी तक का जो उनका चाल चरित्र चेहरा है, इंडिया गठबंधन के नेताओं की अभी तक जो उनकी मनोदशा है, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं और इंडिया गठबंधन की हालत वही है कि हारा हुआ मन और टूटा हुआ तन लेकर वे लोग 2024 में नरेंद्र मोदी के मुकाबले के लिए निकले हैं और ऐलान कर रहे हैं और दावा पेश कर रहे हैं। आप एक एक करके देखिए तो चाहे नीतीश कुमार हो, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो से लेके तमाम ऐसे दल हैं जो इंडिया गठबंधन के पार्टनर हैं, वे अलग अलग वक्त पर सीधे तौर पर और परोक्ष रूप से बीजेपी के साथ अलायंस करके, एनडीए के साथ अलायंस करके सरकार बनाते रहें, सरकार चलाते रहें, सरकार में भागीदारी निभाते रहें। यहाँ तक कि वामपंथी दल भी विश्वनाथ प्रताप सिंह को जब प्रधानमंत्री बनाने का वक्त आया तो उन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करके एक्सटर्नल सपोर्ट देके विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी प्रधानमंत्री बनाया कांग्रेस के मुकाबले। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये सब लोग तो एनडीए में की सरकारों में मंत्री भी रहे हैं, एनडीए की सरकारों में प्रमुख भूमिका भी निभाते रहे हैं और आज वही लोग एनडीए के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लामबंद होकर 2024 में उनको हराने का दावा कर रहे हैं, मंसूबा पाल रहे हैं। मैं इसलिए इसके पहले वाले अपने वीडियो में भी आप लोगों के सामने ये मुद्दा रखा था और मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि जनता का भरोसा इन लोगों से टूट चुका है। देश की जनता को इन लोगों पर भरोसा नहीं है कि ये लोग बीजेपी का, एनडीए का और नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे। इन लोगों का जो कोर वोटर रहा है उसके मन में भी एक आशंका पैदा हो गई है कि अगर इन लोगों को वोट दिया गया तो जीतने के बाद ये लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ही पाले में जाकर खड़े हो जाएंगे और सरकार एक बार फिर एनडीए की बनेगी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए वोटर्स को लगता है, पॉलिटिकल वर्कर्स को लगता है, इन्हीं के दल के नेताओं को लगता है कि इनके कहने पर किसी भी तरह का जोखिम मोल लेना ठीक नहीं है, चाहे वो राजनैतिक जोखिम हो, रिश्तों का जोखिम हो या वैचारिक जोखिम हो, क्योंकि न तो इनकी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता है, न इनकी कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी है और न तो इनकी कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट है। इसलिए मुद्दा विहीन, सिद्धांत विहीन, नेतृत्व विहीन, चेहरा विहीन इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी के मुकाबला नहीं कर सकता। एक बार मुझे याद आ रही है बात, एक बार मैं इसी तरह की कमोवेश स्थिति बनी हुई थी देश में और मेरी शरद यादव जी से बात हो रही थी। शरद यादव जी बीजेपी और एनडीए छोड़ के अलग हुए थे और वे कोशिश कर रहे थे कि गैर बीजेपी, गैर एनडीए दलों को एकजुट करके कोई एक मजबूत राजनीतिक मोर्चा खड़ा किया जाए बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने। उन्होंने लालू, मुलायम, तमाम ऐसे नेताओं से बात की थी और उनकी कोशिश थी कि पूरे हिंदी पट्टी में, या हम जिसको हम नॉर्थ इंडिया कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में नरेंद्र मोदी को एक चुनौती पेश किया जाए। वे बड़े आशान्वित थे, बड़े ऑप्टिमिस्ट थे। मैंने उनसे कहा कि आप प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इतने कॉन्ट्रडिक्शंस है इन नेताओं के सोच में, इन नेताओं की पॉलिटिकल प्रायोरिटी?
तो मैं शरद जी से ये बात कह रहा था कि आपका प्रयास तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि ये अलग अलग धड़ों में बटे, अलग अलग खेमे में बटे ये नेता एक मंच पर आएंगे और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सामने कोई संयुक्त चुनौती पेश कर पाएंगे? क्योंकि ज़्यादातर नेताओं के खिलाफ अलग अलग जांच लंबित है, कुछ के खिलाफ अदालतों में मामला लंबित है, कुछ के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या इन नेताओं के अंदर ये दम है, ये कुव्वत है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों से डरे बगैर, अदालती कार्रवाई से डरे बगैर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर कोई मोर्चा बनाएं और एक राजनीतिक चुनौती पेश कर पाएं? तो शरद जी का एक अलग अनुमान था, अलग उनकी फिलॉसफी थी। उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने जयप्रकाश नारायण और जनता पार्टी के गठन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कमोबेश इसी तरह की स्थिति इंदिरा जी के ज़माने में थी। इंदिरा जी के सामने कोई चुनौती नहीं थी, इंदिरा जी के सामने कोई मजबूत विपक्ष नहीं था। इंदिरा जी का अकेले अलग अलग रहकर कोई नेता, कोई दल मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसी बीच इंदिरा जी से गलती हुई और उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल लागू होते ही ज़्यादातर विपक्ष के नेता जेलों में भेज दिए गए। जेल में जाने के बाद भी इन नेताओं में एका आसानी से नहीं बनी। जब वे जेल में थे तो उनको लगा कि धीरे धीरे देश का जनमानस इंदिरा जी की शासन प्रणाली से नाखुश हो गया है, इंदिरा जी से नाराज हो गया है। तो जब उन लोगों ने देखा कि देश का जो पल्स था, जनता का जो नब्ज था, वह इंदिरा जी के शासन, इंदिरा जी की नेतृत्व से नाराज हो गया, तो वे लोग आपसी अहंकार, आपसी मतभेद, आपसी महत्वाकांक्षा दरकिनार करके एकजुट हुए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और उसके बाद इंदिरा जी को सत्ता से बेदखल किया गया, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हुई। तो उस समय सब एकजुट हुए जनता के दबाव में, जनता के मूड को देख के, और इस आधार पर उन्होंने दावा किया था कि अगर देश में फिर कोई विकल्प बनता है, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव, तो जनता के दबाव में बनेगा, जनता के जनमानस को भांप कर बनेगा। और उस समय ये सभी नेता जो 36 का रिश्ता रखते हैं एक दूसरे के साथ, वे एक मंच पर आएंगे, एकजुट होंगे और एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व अलग था, इंदिरा जी का दौर अलग था, उस समय की राजनीति अलग थी, आज की राजनीति अलग है। उस समय केंद्रीय जांच एजेंसियां इतनी सशक्त नहीं थी, इतनी प्रोएक्टिव नहीं थी, और उस समय राजनीति में कहीं न कहीं निजी रिश्तों का ख्याल रखा जाता था। लेकिन आज अलग दौर है और इसलिए ज़्यादातर नेता जिनके विरुद्ध जांच लंबित है या जांच चल रही है, वे कहीं न कहीं भयाक्रांत हैं। और ऊपरी तौर पर भले ही वे इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर इंडिया गठबंधन में एक नहीं दर्जनों ऐसे राजनीतिक विभीषण हैं जो कि इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी इंडिया गठबंधन के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेता शामिल हैं, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को अंदर ही अंदर कमजोर करने में लगे हैं, कांग्रेस में रह के कमजोर कर रहे हैं, उनके सिपहसालार बनकर कमजोर कर रहे हैं। तो इस हालत में क्या ये लोग, जहां दर्जनों राजनीतिक विभीषण इंडिया गठबंधन में पड़े हुए हैं, जहां दर्जनों राजनीतिक विभीषण
कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी भी बरकरार हैं, वे नरेंद्र मोदी जैसे मेहनती, नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत, नरेंद्र मोदी जैसे कर्मठ और नरेंद्र मोदी जैसे प्लानर नेता का मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि 2024 का चुनाव एक बार फिर नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व और उनके डोमिनेंस में लड़ा जाएगा और 2024 के चुनाव परिणाम एक बार फिर नरेंद्र मोदी के ही पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, थैंक यू।